गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लखन पवार एमपीए पर स्वागत है। आज मैं आपको एमपीपीएससी मेंस 2019 का थर्ड पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। अब देखिए, इसके पहले पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड सॉल्व करवा चुका हूं और पेपर थर्ड का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवा चुका हूं। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, ये पेपर स्टार्ट करने से पहले एक विशेष सूचना सुन लें आप। कल एमपीपीएससी प्री 2020 का के लिए एक महत्वपूर्ण पेपर सेट अपलोड होगा, वो देखना ना भूलें। अब देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम एमपीपीएससी मेंस 2019 का थर्ड पेपर है, इसका पार्ट सेकंड सॉल्व कर रहे हैं हम। देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें 10 क्वेश्चन करना है, 100 शब्द की शब्द सीमा है और इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 12 में से कोई भी आप 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बोर के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए। बोर के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसको 100 शब्दों में लिखना है आपको। शब्द समा का विशेष ध्यान रखना रहता है इसमें। अब बोर का जो परमाणु मॉडल है, इसकी बात करें तो बोर ने 1913 में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है। अब देखिए, जो बोर का परमाणु मॉडल है वो किसके मॉडल पर आधारित है? तो आइंस्टीन के विकिरण क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए, बोर ने क्या कहा है अपने सिद्धांत में, तो इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी विशेष वृत्तीय कक्षा में बिना ऊर्जा उत्सर्जन किए चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। इन कक्षों का स्थायी कक्ष है। ये जो कक्ष है, ये क्या है? स्थायी कक्ष है दोस्तों। अब देखिए, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो विशेष आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं इस प्रकार से। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है, जो बोरॉन ने जो अपने सिद्धांत में तथ्य दिए हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। फिर इसके बाद अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये इस प्रकार के इसमें पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं। अब देखिए, या फिर एक आप इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं और उसके अंदर आप सभी शो कर सकते हैं किस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं और उनके नाम दे सकते हैं। जैसे ये हुआ आपका के, एल, एम और ये जो अगला होगा ये आपका एन। ठीक है। तो इस प्रकार की कक्षाएं होती हैं और ये बीच में होगा परमाणु। तो इस प्रकार अगर आप डायग्राम बनाकर शो करते हैं दोस्तों, बराबर आपको इसके लिए पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए, इसके बाद अगला है सोनिक बूम एवं इसका प्रभाव। क्या है अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा? सोनिक बूम और इसका प्रभाव। जब कोई चीज़, इसका आंसर है, जब कोई चीज़ ध्वनि की आवाज़ से या रफ्तार से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से हवा से गुजरती है। जैसे यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कोई जेट विमान हो गया, ठीक है, या कोई ऐसी वस्तु जो हवा की गति से ज़्यादा तेज़ी से गुजरती है, तब विस्फोट की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सोनिक बूम कहते हैं। अब जब भी सोनिक बूम की घटना होती है दोस्तों, तब क्या होगा भैया? घरों की जो खिड़कियों के कांच होते हैं वो टूट जाएंगे। फिर हृदय रोगियों के लिए हानिकारक होती है। ठीक है। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण होगा, इससे मानव शरीर पर जिसका गलत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद देखिए, आगे जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है ठोस से बने 3 घन घन जिनकी भुजा क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक घन बनाया जाए तो नए बने घन का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, इसके लिए आपको सूत्र लगाने पड़ेगा। क्या है सूत्र हमारा? देखिए, नीचे सॉल्व करवा देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको एक फार्मूला लगाना है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का। इस फार्मूले से सॉल्व होगा। अब देखिए, इस फार्मूले में आपको क्या करना है, सभी जो आपको लंबाई दी हुई है वो फीड कर दें आप। तो देखिए, ये मैं नोट कर रहा हूँ, 3 का क्यूब, 30 का क्यूब प्लस 40 का क्यूब प्लस 50 का क्यूब। अब देखिए, सभी का क्यूब निकालेंगे आप, तो इसका क्यूब होगा 3 का क्यूब होता है 27, 27 में 3 जीरो लगा दें हम, तो 3 का क्यूब निकल जाएगा। फिर 40 का क्यूब, सॉरी 4 का क्यूब क्या होता है? 64। तो 64 में आप क्या करें? 64 का मतलब 4 का क्यूब 64
64 हुआ और 64 के बाद आप क्या करें 3 जीरो लगा दें तो 40 का क्यूब निकल जाएगा। 5 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 125, तो 125 में क्या करें हम 3 जीरो लगा दें तो ये आपको इसका क्यूब निकल जाएगा। अब देखिए ये सभी जो क्यूब निकले इनको सबको क्या करें आप जोड़ लें, अगर जोड़ते हैं आप इनको तो इसका जो निकलेगा 2,16,000, ठीक है 2,16,000 सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल निकलेगा दोस्तों इसका, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। 2.5 क्वेश्चन है, सॉरी इसके पहले हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वाला क्वेश्चन है 2.4। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पर टिप्पणी लिखना है आपको। तो माइटोकॉन्ड्रिया कि आप कोशिका आंतरिक मतलब आंतरिक भित्ति और बाहरी भित्ति के बारे में वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद कोशिका के कार्य लिख सकते हैं। तो कोशिका के कार्य में क्या लिख सकते हैं आप, इसमें कोशिका श्वसन होता है। इसके बाद इसमें एटीपी का संश्लेषण, भंडारण और परिवहन होता है। इस कोशिका पर इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं दोस्तों। इसके बाद न्यूरॉन में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरॉन हार्मोन के निर्माण में मदद करता है। और इसको जिसने खोजा उसका नाम लिख सकते हैं आप, अल्बर्ट वान कोलिकर, और इसका नामकरण बेंडा ने किया है। अगर इतना लिखते हैं तो आपको बराबर 6 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा में छात्राओं का प्रतिशत का विद्यार्थियों की कुल संख्या का 40% है। मतलब छात्राओं की संख्या का प्रतिशत कितना है 40 है, एवं इनकी संख्या 22 है। तो कक्षा में छात्राओं की संख्या का छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना, छात्र छात्राओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है आपको। अब देखिए इसके लिए क्या करना है आपको, अनुपात निकालने के लिए दोस्तों, अब देखना समझना यहाँ पर है ना, क्या करना है भैया, अब छात्र छात्राओं की दोनों की संख्या जोड़ लेते हैं हम तो कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों जोड़ ले। अभी हमें छात्रों का नहीं पता है कितने छात्र होंगे। अब देखिए कुल विद्यार्थी कितने, तो विद्यार्थी को हमने क्या माना x माना। तो अब देखिए 1 से इंटू, अब छात्राओं की संख्या दिया है 40% है छात्रों का, ठीक है, बटे क्या होगा 100 होगा, ठीक है, इंटू 22। अब देखिए 22 का हम इंटू करेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा, 22 का इंटू अगर 100 में करते हैं हम, 22 का इंटू 100 में करेंगे तो 2200 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा 2200 को किससे भाग देते हैं हम, 40 से भाग देते हैं दोस्तों। तो 40 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 55 बार कट जाएगा ये। जब 55 बार कटेगा तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, छात्रों की संख्या कितनी है भैया, मतलब छात्र विद्यार्थी लड़के कितने हैं, तो 55 लड़के निकल गए अब हमारे। अब अनुपात बना लेते हैं इसको। तो अब देखिए 55 में से हम लड़कियों की संख्या घटा दें तो कितनी लड़कियां हैं, 22 लड़कियां हैं। अब जब छात्राएं घटा देंगे तो क्या बचेगा 33 बचेगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा 2:3। ठीक है, मतलब क्या हुआ, लड़कियों का अनुपात 2 है और लड़कों का अनुपात 3 है। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 2 अंकी संख्याओं का योग 9 है। जब अंकों को हम परस्पर बदलते हैं तो पाते हैं कि परिणामी नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। तो 2 अंक की संख्याएँ क्या होगी, आपको 2 अंक की संख्या याद करना दोस्तों। अब देखिए इसके लिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये किसी ट्रिक या सूत्र से नहीं होगा, ये लॉजिक बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 अंक की संख्याओं का योग कितना है 9 है। तब संख्या का योग 9 है। अब भैया ऐसी कितनी संख्याएँ हो सकती है जिनका योग 9 है, तो 1 और 8 का योग 9 हो सकता है, 8 और 1 का योग 9 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 7 का योग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 7 और 2 का योग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 और 6 मतलब 3 और 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 या 3 जोड़ोगे तो योग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 + 4 जोड़ोगे तो योग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को सोल्व करते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, वो योग 9 हो रहा है। जब अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो उनका परिणामी नई संख्या का मूल कितना होगा 27 से अधिक होगा। तो 2 अंक की संख्याएँ याद करना है आपको। अब देखिए इसको याद करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। अब देखिए संख्या को परस्पर बदलना है तो 3 और 6 को परस्पर बदल दे तो क्या होता है 9 हो जाता है। ठीक है, परस्पर बदल देंगे तो योग कितना हो जाएगा। अब देखिए 6 और 3 को भी परस्पर बदले तो कितना हो जाएगा 9 ही योग हो रहा है। अब हम क्या करें, अधिक हो रहा है, वो अधिक बोला है कि अधिक हो जाएगा, तो 63 में से हम क्या करें भैया 27 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 36 आ रहा है। तो वो परिणामी जो नई संख्या होगी वो क्या होगी
36 होगी। यही इसका आंसर है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन से पे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए दोस्तों, अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो मैं सारे पेपर सेट सोल्व करवाऊँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल पाए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आप। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है दोस्तों, सुदूर संवेदन इसके प्रकार एवं उपयोगिता को समझाइए। अब देखिए सुदूर संवेदन क्या है भैया, रिमोट सेंसिंग की बात की जा रही है यहाँ पर। इस विधि के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है या हवाई सर्वेक्षण किया जाता है या उपग्रहों। अब देखिए हवाई सर्वेक्षण किया जाता है या उपग्रहों के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाता है या गुब्बारों के द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है। अब देखिए इसमें आगे कह रहा है इसके प्रकार बताना है आपको। तो भैया रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन तकनीक दो प्रकार की होती है, एक्टिव और पैसिव। ठीक है। इसके बाद देखिए इसका उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग भैया आपातकालीन स्थिति का सर्वे करना, जैसे अभी कोरोना चल रहा है इस समय सर्वे कर सकते हैं हम। इसके बाद युद्ध के समय शत्रु सेनाओं की लोकेशन वगैरह ट्रेस या पता कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का पता कर सकते हैं, समुद्र की गहराई, बर्फ़ या उसके संसाधनों का पता कर सकते हैं। तो ये इसकी उपयोगिता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, जीवाश्म ईंधन क्या है, इसके क्या नुकसान होते हैं। अब देखिए जीवाश्म ईंधन करोड़ों वर्षों में जीव अवशेष या वनस्पति अवशेषों के द्वारा बना जो प्राकृतिक ईंधन है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जो एक जीवाश्म ईंधन क्या है, एक प्राकृतिक ईंधन है। इसके क्या क्या नुकसान है। तो भैया जीवाश्म ईंधन में हम ज़्यादा इसका दहन कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर के कण वायुमंडल में मिल रहे जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है, जिसका स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है। ओजोन परत को हानि पहुंच रही, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और कई प्रकार की प्रदूषण जनित बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। ये इसके प्रमुख दुष्परिणाम हो गए दोस्तों, नुकसान हो गए। अब देखिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जलवायु परिवर्तन इसके कारण, निदान और उपाय बताना है आपको। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, उपाय क्या है और निदान बताना है। तो जलवायु परिवर्तन क्या है भैया, सबसे पहले तो जलवायु परिवर्तन की बात करें तो मौसमी दशाओं में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, जलवायु परिवर्तन कहेंगे। इसके कारण क्या है भैया, इसके सबसे बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, वायुमंडल में O2 की मात्रा में वृद्धि, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, उससे भी क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और कुछ ऐसे क्षेत्रों में जाकर हम निर्माण कार्य कर रहे हैं, जैसे कि हिमालय के ग्लेशियर वाले क्षेत्रों में हम निर्माण कार्य कर रहे हैं, या जो हिमालय का सेंसिटिव क्षेत्र है वहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए इसके बाद इसी क्वेश्चन में आगे दिया है, इसके निदान के उपाय क्या करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, ठीक है। और इसके अलावा जो केमिकल रसायनों का जो हम बहुत ज़्यादा उपयोग करें उनका उपयोग को सीमित करें, प्रदूषण को नियंत्रित करें, जनसंख्या कंट्रोल करें, जैव विविधता की रक्षा करें उसके, है ना, ताकि जैव विविधता क्या करेगी, आपका पूरा एनवायरनमेंट परिवर्तन ना हो पाए, जलवायु परिवर्तन ना हो, संसाधनों का उचित दोहन करना है आपको, ये सभी चीज़ों पर ध्यान देना है। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 2 पर टिप्पणी लिखना है आपको। मिशन चंद्रयान 2 भैया जुलाई 2019 में छोड़ा गया इसरो के द्वारा। कहाँ से छोड़ा, तो श्रीहरिकोटा से छोड़ा भैया। अब इसमें ये किस उद्देश्य से छोड़ा गया, तो ये चंद्रमा के अध्ययन के लिए छोड़ा गया था। अब देखिए ये जो हमारा रोवर था उसका नाम क्या था भैया, तो प्रज्ञान, और लैंडर क्या था, विक्रम, जो चंद्रमा की सतह का पूरा अध्ययन करता, वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, ठीक है, मतलब वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार के खनिज है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की विशेषता बताना है आपको। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की क्या क्या विशेषता है। अब देखिए भैया पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाया गया, ठीक है। वृक्षारोपण को बढ़ावा देना इसका जो प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद प्रदूषण को कम करना है, जैव विविधता को बनाए रखना है, और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए कठोर, अगर कोई उनकी हत्या वगैरह करता है या पर्यावरण प्रदूषण करता है उसके लिए कठोर कानूनी कार्रवाई करना है। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, बीटी फसल पर टिप्पणी लिखना है आपको। बीटी बेसिलस यूरिन जेनिस, ठीक है, एक जीवाणु है जिससे हम क्या करते हैं भैया, जो फसलें हैं उनके जीन में परिवर्तन करते हैं, या हम क्या करते हैं उसके जीनों में कुछ मतलब इस प्रकार के गुण डाल दिए जाते हैं जिससे वो कीटों से रक्षा हो सके, उनकी खरपतवार से रक्षा हो सके। इस प्रकार की फसल से क्या होता है, उस फसल का प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है, उस फसल का उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा। और इस प्रकार की फसलें हमने कई
धीरे धीरे कई देशों में तो बहुत व्यापक स्तर पर की जा रही है। भारत में भी ये स्टार्ट हो गई, जैसे भारत में बीटी बैंगन स्टार्ट हुआ है, बीटी कपास की कृषि की जाने लगी है। अब देखिए इसके कई दुष्परिणाम भी हैं, इससे स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ने की संभावना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अब देखिए ये क्वेश्चन हो गए आपके भैया 6 नंबर वाले। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए 15 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो पहला जो हमें दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है भैया सभी, हाँ देखिए पहले थोड़ा सा निर्देश सुन ले इसके। इसमें 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य, और प्रत्येक क्वेश्चन के एक और में मिलेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन के नंबर कितने हैं, तो 45 नंबर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारणी दी हुई है आपको, ठीक है। अब इसकी सारणी की बात करें तो महिला खिलाड़ियों की कितनी संख्या है भैया, तो महिला खिलाड़ियों की संख्या की बात करेंगे हम, तो इसमें कुछ आंकड़े ऐसे दिए हुए हैं जिससे जो महिलाओं की संख्या आ रही है वो पॉइंट में आ रही है। किस में आ रही है, पॉइंट में आ रही है। तो भैया महिलाओं की संख्या पॉइंट में नहीं हो सकती, ठीक है, तो उस क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में कह रहा है वो खेल में सर्वाधिक पुरुष खिलाड़ी किस में होंगे, तो भैया इसमें सर्वाधिक खिलाड़ी आपके बैडमिंटन में होंगे। किस में होंगे, क्योंकि 1:1 दिया हुआ है तो 50-50 हो जाएगा। बैडमिंटन में सर्वाधिक पुरुष खिलाड़ी होंगे। स्नूकर में पुरुष की भागीदारी 1% होगी दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, क्वांटम, मतलब और वाला भी सोल्व करवा देता हूँ मैं आपको, आपने जो सा करा हो अच्छा है। क्वांटम वर्चस्व क्या है, क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वांटम वर्चस्व क्या है। क्वांटम कंप्यूटिंग पारंपरिक कंप्यूटिंग से किस प्रकार भिन्न है, क्वांटम कंप्यूटिंग से क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। अब भैया क्वांटम वर्चस्व का मतलब है शोधकर्ताओं के द्वारा क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करने से में सक्षम है। क्या है क्वांटम वर्चस्व, मतलब जो शोधकर्ता हैं वो क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करने में सक्षम है, मतलब वो इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए क्वांटम कंप्यूटर जो परंपरागत कंप्यूटर हैं उनकी तुलना में एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर है, और उनसे कई गुना कठिन जटिल गणनाएं कर सकता है खगोलीय क्षेत्र में। अब देखिए इसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग पारंपरिक कंप्यूटिंग से किस प्रकार भिन्न है। अब देखिए भिन्नता की बात करें तो इसकी स्पीड और इसकी क्षमता उससे ज़्यादा है पारंपरिक कंप्यूटिंग से। अब देखिए जो पारंपरिक कंप्यूटिंग था वो 0-1 पे काम करता था, और ये क्वांटम पे काम करता है दोस्तों, और इसकी इकाई क्या है, क्यूबिट। इसके बाद देखिए और क्वांटम कंप्यूटिंग का प्रयोग या उपयोग क्या है, तो भैया इसका उपयोग है खगोलीय अनुसंधान या खगोलीय रिसर्च में। इसके बाद है चिकित्सा स्वास्थ्य, ठीक है, इस क्षेत्र में, और कुछ जटिल गणनाएं करने में, मौसम संबंधी गणनाएं करने में, ठीक है, इसका उपयोग कर सकते हैं हम क्वांटम तकनीकी का। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा 3.2, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें एवं भविष्य में इनकी संभावनाओं की विवेचना कीजिए। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की बात की जा रही है यहाँ पे, नवकरणीय। तो इसमें आप सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो पावर, जल विद्युत, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, ठीक, बायोगैस, ये सभी के बारे में वर्णन कर सकते हैं, और इनका क्या क्या उपयोग है, भविष्य में क्या क्या संभावना है, भारत सरकार इसके लिए क्या क्या सकारात्मक प्रयास कर रही है। जैसे अभी 175 गीगावाट मतलब नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य, तो जो भारत सरकार के जो टारगेट है वो सभी इसके अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान एवं तकनीकी एवं सामाजिक एवं आर्थिक विकास के अनुप्रयोगों को समझाइए और उदाहरण दीजिए। भैया विज्ञान और तकनीकी का समाज पर क्या विकास, मतलब समाज के विकास में क्या फ़ायदा है, तो देखिए इसमें लिख सकते हैं आप स्वास्थ्य के क्षेत्र का लिख सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये तकनीक आ गई है, जैसे हार्ट प्लांटेशन हो गया आपका। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर आ गया। तो ये सभी प्रकार, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, परिवहन के क्षेत्र में नए नए परिवहन के साधन अवेलेबल हो गए, ट्रेन में गति आ गई, ठीक है। और इसके बाद अंतरिक्ष में अनुसंधान, नए नए उपग्रह, सैटेलाइट, संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई। ये सभी इसके बारे में उदाहरण देकर आप आसानी से समझा सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अंतःस्रावित ग्रंथि से क्या समझते हो। इन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन के कार्य व संश्लेषण में वर्णन करना है आपको। अंतःस्रावित ग्रंथियाँ वो ग्रंथियाँ होती हैं जो अंदर ही स्रावित होती हैं शरीर के। इन ग्रंथियों के प्रमुख कार्य और हार्मोन की बात करते हैं, तो देखिए इन ग्रंथियों में प्रमुख ग्रंथियाँ हैं पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के समान होती हैं, जिसका कार्य क्या है भैया, इससे
टार्पिक हार्मोन स्रावित होता है और इसके कार्य वृद्धि, रक्तचाप, गर्भाशय में दूध उत्पन्न करना, महिला पुरुष में यौन कार्य के लिए प्रेरित करना। अब इसके बाद देखिए थायराइड ग्रंथि। अगली थायराइड ग्रंथि के कार्य की बात करते हैं दोस्तों। भोजन का ऊर्जा के रूप में परिवर्तन करती है, शरीर में जल और जल पराशरण दाब को नियंत्रित करती है, गुर्दों में जल अवशोषण को नियंत्रित करती है, ताप नियंत्रित करती है। इसके बाद अगली ग्रंथि है दोस्तों हमारी एंड्रियल ग्रंथि। यह रक्तचाप, हृदय गति आदि को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसके बाद देखिए अगली ग्रंथि है हमारी पीनियल ग्रंथि। यह जागने एवं सोने मौसमी गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसके बाद अगली ग्रंथि लार ग्रंथि। इससे लार स्रावित होता है, एक दिन में 1.5 से 2 लीटर लार स्रावित होता है, जो भोजन को पचाने में सहायता करता है दोस्तों। इसके बाद यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ अमोनिया जैसे विषैले पदार्थों को यूरिया में बदलती है, यूरिन में बदलती है। इसके बाद देखिए जो यकृत होती है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलती है जब शरीर में एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन और अथवा वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निरंतर उत्पन्न किए जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की विशाल एवं निस्तारण करने में क्या क्या बाधाएं, हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे जहरीले अवशिष्टों का सुरक्षित रूप से कैसे हटा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन समस्यात्मक है। इस क्वेश्चन में आप जितना अपनी बुद्धि के हिसाब से लिख सकते हैं इतना लिख सकते हैं। देखिए जो ठोस कचरा फेंका गया है इसका क्या क्या कारण हो सकते हैं, मतलब हम क्यों नहीं निपटा पा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास भैया सबसे बड़ी समस्या है दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी होना, क्योंकि सरकार के पास दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। ठीक है, केवल कागज़ों पर सरकार कार्य करती है, ठोस नीति नहीं बना पा रहे हैं। इसके अलावा आधुनिक जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो कचरा है वो बिखरा हुआ है, हम कचरे को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे परिवेश में जो कचरा है वो ठीक तरह से इकट्ठा नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद लोगों में जागरूकता की कमी है। ठीक है, और इनके निपटाने के लिए हमें आधुनिक तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। फिर इसके बाद एक ठोस नीति, कठोर नीति बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसके द्वारा हम इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए ये आपका पेपर नंबर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।